गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम सप्लाई का बचा हुआ हिस्सा खत्म करेंगे, यानी कि इट इज़ अ सप्लाई पार्ट 2। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करता हूँ रिक्वेस्ट तो कर दो, मेहनत कर ही रहा हूँ। तो इसमें हम बाकी रिवीजन खत्म करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पहली चीज़ तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या था, उसके लिए आप पिछली वीडियो जाके देख लो। ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई याद करवा देता हूँ क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता था कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे, यानी कि सप्लायर चाहेगा कि उसका प्रॉफिट बढ़े, तो जब भी प्राइस बढ़ता है वो अपना सप्लाई इंक्रीज कर देता है, या फिर प्राइस गिरता है तो वो अपनी सप्लाई गिरा देता है। तो सेम जो है यहाँ पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, वो कहेगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है आप सप्लाई नहीं इंक्रीज करो। दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो पहली जो एक्सेप्शन है वो है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हो गया, फूड, कोई भी ऐसी आइटम जो जल्दी खराब हो जाती है उसको हम पेरिशेबल बोलते हैं। तो अगर मैं कह दूं वो प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम में ख़राब हो जाएगा, अगर एक सेलर बेच रहा है वो, अगर उसका प्राइस कम भी होगा तब भी वो उसको बेचना चाहेगा, क्योंकि एट द एंड वो ख़राब हो जाएगा तो उसको उसका बदले कुछ नहीं मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ पेरिशेबल गुड वो गुड है जिसमें अगर प्राइस कम भी होगा तब भी सेलर क्या करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा। रीज़न क्या है कि उसका गुड खराब हो गया तो भाई वो बेचेगा क्या, खराब हो जाएगा, वो टोटल लॉस हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ चाहेगा ना उसको रिकवर हो जाए, तो कम प्राइस पे भी वो सप्लाई बना कर रखेगा। तो पहली एग्जांपल है पेरिशेबल गुड्स। देख लो, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ पेरिशेबल गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी जीवन संख्या कम होती है। आगे एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कभी कल को ड्रॉट आता है, कोई फेमाइन आता है, कोई ऐसा घटना होती है जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो जाता है, और हमारे जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, आपको पता है जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब तुम कहोगे सर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अरे प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई इंक्रीज करोगे ना। तो एग्रीकल्चर आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही शॉर्ट है तो आप सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हो, दिस इज इलॉजिकल। तो वही वो कह रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर आउटपुट एज इट इज गवर्नड बाय सेवरल फैक्टर। सेवरल फैक्टर मतलब रेनफॉल, इरीगेशन, जो भी अदर फैक्टर्स हो गए, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स हो गए, कैलमिटीज हो गई, इन सब से बहुत गवर्न करता है। अगर ये सब कुछ खराब हो जाए, यानी फसल ही खराब होगी, तो आप भाई सप्लाई कैसे इंक्रीज करोगे, ऑल दो प्राइसेस हाई होंगे उस टाइम पे। कहता फॉर एग्जाम्पल इफ ड्यू टू नेचुरल कैलमिटी देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, देन इट्स सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, डज नॉट मैटर व्हाट द प्राइस इज। सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी सर, वो तो शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, अगला गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन सर, वो गुड्स है ही सोशल डिस्टिंक्शन का, यानी कि वो नॉर्मल गुड्स से अलग दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि गोल्ड, अगर वो चीज़ किसी चीज़ से अलग है इसका मतलब वो क्या है, रेयर है। अब तुम रेयर चीज़ को कॉमन बना दोगे तो क्या उसका उतना प्राइस रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब सर अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो वो रेयर आइटम है, अगर हम गोल्ड की सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो वो रेयर आइटम बचेगा ही नहीं। तो आप उसको उसका प्राइस मतलब तुम प्रॉफिट कैसे चार्ज कर पाओगे उसमें, वो सोशल डिस्टिंक्शन बचेगा ही नहीं। तो यानी कि अगर कोई गुड्स सोशल डिस्टिंक्शन वाला है, यानी कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम ट्रीट करते हैं कि एक लग्जरियस प्रोडक्ट है, ये अलग सा प्रोडक्ट है, एक रेयर टाइप आइटम है, तो अगर उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे उसकी प्राइस बढ़ने पे, तो वो रेयर बचेगा ही नहीं। मतलब उसकी वर्थ ही किस चीज़ से, उस रेयर आइटम के कारण, ठीक है ना, उसकी एंशियंटनेस के कारण उसका क्या है, उसकी आइटम की वैल्यू है। तो आप सोशल डिस्टिंक्शन की गुड की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते अगर आपका प्राइस ज़्यादा है। ओके, अगला बैकवर्ड कंट्रीज। जो बैकवर्ड कंट्रीज होती है उनके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, तो अगर उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं तब भी वो अपनी प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, अपनी जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। रीजन भी उनके पास उतनी रिसोर्सेज ही नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो है पीपीसी वो बताता था ना कि रिसोर्सेज के कारण हम इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं इकोनॉमी में, तो वही रिसोर्सेज उनके लिमिटेड है, उसके कारण उनके पास लिमिटेड प्रोडक्शन है। जब लिमिटेड आउटपुट होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। प्राइस जो मर्जी हो वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। अगला फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर सेलर का है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, तो आज मैं चाहूंगा कि कम प्राइस पे भी बेच दूं क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में इससे भी नीचे हो जाएगा, तो मैं आज निकाल दूंगा। दीज आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सप्लाई के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो सप्लाई है ना ये वन साइडेड वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें रिलेशन बताता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई में कि सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बट मैंने कभी ऐसा कहा कि सर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। सर इलॉजिकल नहीं लगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, मतलब क्या क्या कह रहे हो सर। अगर अनियन का मान लो मार्केट के अंदर अनियन की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या उसका प्राइस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अरे सर वो तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल हो गया मार्केट में, क्योंकि अनियन की सप्लाई
बढ़ गई है, प्याज की सप्लाई बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, तो उसका प्राइस कम होगा, ज़्यादा थोड़ी होगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ऐसे वर्क नहीं करता कि सर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। वो वर्क करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, यानी दिस इज अ वन साइडेड लॉ ऑफ सप्लाई है, वन साइडेड, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई इज वन साइडेड, दैट इज इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द सप्लाई। ये नहीं बताता कि सप्लाई में चेंज आया तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। ओके अच्छा, सेकंड चीज, इट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। इसमें क्या फर्क होता है, हमें ना जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि आप किस जगह जाओगे। सप्लाई, जब हमारा प्राइस बढ़ता है हमारी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। मुझे डायरेक्शन पता चल गया ऊपर की तरफ जा रहा है, या सप्लाई प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, यानी कि डायरेक्शन पता चल गई नीचे की तरफ आ रहा है। बट क्या क्वांटिटेटिव पता चला? नहीं सर, कितना चेंज आया वो नहीं पता चला। वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा इलास्टिसिटी से, यानी कि देयर इज अ डिग्री ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज। वो कहां से पता चलता है? इलास्टिसिटी से। बट जो हमारा किस साइड का चेंज आया, मतलब पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव, वो कहां से पता चलता है? लॉ ऑफ सप्लाई से पता चलता है। यानी कि इट शोज द डायरेक्शन और नॉट क्वांटिटेटिव का मतलब इट डज नॉट शो द डिग्री ऑफ द चेंज। ये कहां से पता चलता है? इलास्टिसिटी से। ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ओके आगे चलते हैं। ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, पहले ध्यान से समझो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि अगर प्राइस के कारण हमारी सप्लाई में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सब प्राइस के कारण अगर चेंज आया तो हम उसको शिफ्ट नहीं बोलते, नहीं हम शिफ्ट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं चेंज अलोंग द कर्व, यानी कि कर्व के साथ ही चेंज आया। तो मैं इसकी डायग्राम कैसे बनाऊंगा कि मान लो ये सप्लाई है, मेरा प्राइस बढ़ गया तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं चेंज अलोंग द कर्व, यानी कि पहले मैं इस पॉइंट पे था, अब मैं आगे बढ़ के कौन से पॉइंट पे चला गया हूँ? ऊपर वाले पॉइंट पे चला गया हूँ। सेम केस हो सकता है कि अगर हमारा प्राइस फॉल कर जाए, सर अगर प्राइस फॉल करेगा मेरा क्वांटिटी सप्लाइड फॉल कर जाएगा, यानी मैं ऊपर वाली जगह से नीचे आ जाऊंगा। इसको भी बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बट एक इसके अंदर ना डिफरेंशिएशन है क्या, एक में सप्लाई बढ़ी है एक में कम हुई है। जिसमें अलोंग द कर्व सप्लाई बढ़ती है हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जिसमें अलोंग द कर्व सप्लाई गिरती है हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, बढ़ना और कम होना। ठीक है अच्छा सर, क्वांटिटी सप्लाइड में फोकस पॉइंट क्या था कि सर प्राइस के कारण अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, व्हाट इज चेंज इन सप्लाई? चेंज इन सप्लाई कहता है अगर प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आ जाए, क्या क्या? प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आ जाए तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। यानी कि सर प्राइस के अलावा किस में चेंज आ सकता है? नंबर ऑफ फर्म्स, जो हमने जितने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना उसमें प्राइस ऑफ ओन गुड को छोड़ के सब कुछ देख लो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, किसी भी फैक्टर को ले लो बट अदर देन प्राइस। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया, हमारे गोल आ गया, गोल क्या हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन जैसा था, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड, नंबर ऑफ फर्म्स। यानी कि प्राइस को छोड़कर, हमारे गुड के प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर ले लो तो उसके कारण क्या आएगा? चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में दो चीजें होती है, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या क्या? राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये वाला देखो कैसा आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कैसा आएगा? अगर मेरे सप्लाई कर्व में इंक्रीज आया, यानी कि सर हमारे गुड के प्राइस नहीं चेंज हुआ बट मेरी सप्लाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। हो सकता है ना टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो मैं सप्लाई बढ़ा दूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होने का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, बट प्राइस तो सेम रहेगा। तो प्राइस रिमेन सेम, अगर मेरी सप्लाई बढ़ जाती है हम इसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यानी कि शिफ्ट आ गया। और हम इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि ये हमारी आगे की तरफ आया। फॉरवर्ड शिफ्ट बोल दो या राइटवर्ड शिफ्ट बोल दो। ओके, अगर मान लो टेक्नोलॉजी खराब हो जाए, चलो टेक्नोलॉजी खराब होना बड़ा रेयर पॉइंट है बट फिर भी अगर ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए या नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाए, तो कह सकता हूँ प्राइस सेम रहा बट सप्लाई क्या होगी? मार्केट में कम होगी, तो हम इसको कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये भी शिफ्ट में आएगा, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, तो मैं तुम्हें पॉइंट्स रीड करवा देता हूँ जो जो मैंने तुम्हें बताए। जैसे कि यहाँ के अंदर हम इसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू ओन प्राइस। अगर मेरे खुद के प्राइस के कारण आता है तो उसको बोलते हैं हम मूवमेंट अलोंग द कर्व, और वो होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर वो बढ़ता है तो एक्सटेंशन, अगर कम हो रहा है सप्लाई तो कंट्रैक्शन। अच्छा,
ये क्यों होता है, देखो क्या लिखा मैंने, कॉजेज क्या है, प्राइस बढ़ना, प्राइस का कम होना, यानी कि सिर्फ प्राइस के कारण चेंज आएगा, ठीक है। और जो हमारा ये शिफ्ट था, शिफ्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज कब आता है, जब ये सब चीज़ें होती हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कम हो जाए, या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, या सेल्स मैक्सिमाइज हो जाए, जो भी हो, सब्सिडी बढ़ जाए, टैक्सेशन कम हो जाए, जो मैंने लिखे हैं वो पॉइंट आप कर सकते हो, आप थिंक कर लेना, सोच लेना बस कि जैसे मान लो टैक्सेस कम हो जाए, तो मैं कह दूँ टैक्सेस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्राइस सेम रहा बट प्रॉफिट बढ़ गया, जब प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, तो इंक्रीज इन सप्लाई, सिंपल, और राइटवर्ड शिफ्ट आएगा उस केस में। और दूसरे वाले केस में अगर मेरी सप्लाई कम होती है तो हम उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बट इसके अंदर फैक्टर्स वही होंगे अदर देन प्राइस। ओके, डायग्राम एक्सटेंशन का सेम, सप्लाई का सेम रहेगा बट हमारा पॉइंट अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगा, यानी कि हम एक्सटेंशन बोलेंगे। इसमें हमारा पॉइंट ऊपर से नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट के अंदर हमारा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी कि सप्लाई कर्व ही चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, मैं तुम्हें बोल रहा था कि सप्लाई हमें सिर्फ बताता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, यानी कि आप किस साइड जा रहे हो, आपकी इंक्रीज हो रही है सप्लाई या डिक्रीज हो रही है, या प्राइस बढ़ने से सप्लाई जो है कहाँ पे फर्क, मतलब सप्लाई ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बस वो ये बताएगा, बढ़ेगा कम होगा, बस कितना चेंज आएगा, कितना बढ़ेगा कितना डिक्रीज होगा, वो कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है इट इज अ रेशियो, या फिर इट इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसको मैं हमेशा कहता हूँ इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आया, क्योंकि हम रिलेशनशिप पढ़ ही क्या रहे हैं, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता है। मैंने तुम्हें बोला सप्लाई के चेंज होने से प्राइस वाला हमारे यहाँ पे वर्क नहीं करता, लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ सप्लाई में बढ़ता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज आएगा, तो हम वही रिलेशन पढ़ेंगे कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसी को अगर मैं ब्रेक करके लिख दूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और चेंज इन पी अपना परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है चेंज इन पी अपॉन पी, पी नीचे आता है इसलिए उसको ऊपर लिख दिया इंटू 100, 100 कट हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे आएगा। एक्चुअली तुम्हारा डिमांड के अंदर था ना, तो मैंने वहीं से सिखाया होगा तुम्हें, तो वहीं से देख लेना, ठीक है। चलो यार देख कर ही देते हैं, इतना क्या, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100, 100 कट हो गया, चेंज इन पी और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चेंज इन पी और चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा एंड फॉर्मूला बनेगा चेंज इन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी इंटू क्यू, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद हमने करा सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसमें माइनस साइन नहीं आता, रीजन बीइंग कि इनका तो सर पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, सब जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, तो इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं आता, डिमांड के अंदर उल्टा केस था। अच्छा, सिचुएशंस क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, सबसे पहला यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी को मैं बोलता हूँ अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से निकल रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि नो मैटर व्हाट इज द एंगल, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन जो भी अपवर्ड स्लोपिंग होगी उसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इट इज इक्वल टू 1। अच्छा, मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, या लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूं। ऐसे देखो, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 का मतलब क्या होता है कि सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दो चीजें होती है। मोर देन 1 कब आएगा, जब हमारा न्यूमिरेटर बड़ा होगा, मैं कह दूं न्यूमिरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो मैं कह सकता हूँ ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप कुछ नहीं करो, आप एक डायग्राम बनाओ जिसके अंदर एक सप्लाई कर्व होगा, बट उसके अंदर आपने क्या करना है, जो प्राइस वाला पॉइंट है ना, क्योंकि हम यहाँ प्राइस लेते हैं और नीचे क्वांटिटी सप्लाई रहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ डायग्राम कैसे बनानी है, याद मत करना इस डायग्राम को। ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है, कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि मान लो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में इतना आया, ठीक है, मगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, कम, यानी कि उसमें आया कम, इतना आया। तो आपका जो भी डायग्राम बनेगा इसके हिसाब से आप उसको प्लॉट कर दो, जैसे कि मेरे हिसाब से प्लॉट हो रहा है ऐसा, थोड़ा और ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, डन, कुछ कुछ ऐसा बनेगा इलास्टिसिटी। तो मैं कह दूं इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस राइट,
तो हम कहेंगे जो भी हमारा इलास्टिसिटी जब 1 से बड़ा होता है तो वो स्टार्ट करता है हमारा वाई एक्सिस से। तो देखो तुम्हारी डायग्राम भी ऐसी थी। अब देखो इसको याद करने का कोई तरीका तो है नहीं, मैं तुम्हें कहूँगा कि इसको ऐसे समझ के कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो वो मैंने समझा दिया तुम्हें कि अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो परसेंटेज चेंज उसमें ज़्यादा लेना, दूसरे वाले में कम लेना। जब तुम ऐसी कोई डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो कह दूं एक स्ट्रेट लाइन अगर वाई एक्सिस से ओरिजिनेट कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 कब होगा? जब एक्स एक्सिस से करेगा। और एक्स एक्सिस का डायग्राम जब आप बनाओगे देखो वो भी ऐसे ही बनता है। जब एक्स एक्सिस लेस देन 1 होगा तो मेरे को एक चीज बताओ, लेस देन 1 के अंदर कह दो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा होगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है किससे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से। तो जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगी देखो कैसा बन रहा है। क्या कह दूं एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट कर रहा है। तो बस ऐसे ही तुम्हें याद रखना है ई एस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ताकि तुम इजीली पेपर के अंदर आइडेंटिफाई कर सको। अगर एमसीक्यू भी आए या फिर तुम्हें बनाने के लिए आए तो तुम इजीली बना लो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़े कि सर एक्स एक्सिस से आएगा वाई एक्सिस से आएगा। मैं लॉजिक बता रहा हूँ तुम्हें तो लॉजिक समझ लो। मैं खुद ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँ। ठीक है, अगला चलते हैं। ई एस इज इक्वल टू 0, यानी कि इलास्टिसिटी कैसी है हमारी? परफेक्टली इलास्टिक। कहता है अगर हम एक वर्टिकली सॉरी परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया मैंने, सॉरी, अच्छा लिखा तो है इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक है हमारी इलास्टिसिटी अगर ई एस इज इक्वल टू 0। कहता है जब आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है इसका मतलब आपका जो न्यूमिरेटर है वो 0 है। क्यों सर? जब फॉर्मूला लगाते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तुम्हें पता है अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 लाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। और अगर न्यूमिनेटर में 0 लाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। न्यूमिनेटर में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर या वर्ड रखेंगे 0, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे किसी चीज़ को आंसर विल बी 0। बट अगर किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो अगर मैं कह दूं न्यूमिनेटर 0 है इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के 0, तो आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को सेम रखना है, यानी क्वांटिटी सप्लाइड मूव नहीं होगी। यानी मैं कह दूं क्वांटिटी सप्लाइड विल नॉट चेंज एंड द प्राइस में चेंज। प्राइस तुम्हारा बढ़ के कितना भी हो सकता है बट आप सप्लाई इंक्रीज नहीं करोगे। इसी को बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता प्राइस जितना मर्जी हो, आपने सप्लाई लिमिटेड ही रखनी है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या कहता है? एक सेकेंड इसको ठीक कर ले, पता नहीं कहां से आ जाती है लाइनें। ठीक है, इसमें क्या कहेगा कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक वाले में इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का मैंने तुम्हें बताया डिनोमिनेटर 0 होगा। जब डिनोमिनेटर 0 होगा यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड गया हमारा, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हमारा? 0। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 होगा तो मैं कह दूं प्राइस को चेंज नहीं करना। अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो क्वांटिटी सप्लाइड जितनी मर्जी चेंज हो जाए, यानी कि आपकी सप्लाई जितनी मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए आपका प्राइस विल नॉट चेंज, यानी कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक और इट विल बी हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। डन, ये हो गया। बस इतने ही कर्व थे यार, इससे ज्यादा कर्व्स हैं ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। अब इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें समझना है कि पेपर में क्या आएगा। मैं कहूँ पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो आता है वो या तो इलास्टिसिटी से आता है, या वो जो तुमने अभी पढ़ा आज ही मूवमेंट अलोंग द कर्व, या फिर चेंज इन या शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, वहां से आता है। और लास्ट जो आता है वो आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। तो तुम्हें इन तीन टॉपिक्स के ऊपर, 3-4 टॉपिक जो भी हैं इनके ऊपर फोकस रखना है और ये समझ के करके जाना है रिवाइज अच्छे से इस वीडियो के थ्रू, या फिर जैसे भी तुम्हें पसंद आता है वैसे इस वीडियो से कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद कर सकते तो इट विल वेरी गुड। तो आप उसको कर कर जाओ और अपना हो जाएगा पेपर आराम से। डन।